नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पूरा हुआ यूसीसी का 1 साल। प्रदेश भर में मनाया गया समान नागरिक संहिता दिवस। सीएम धामी ने 1 साल पहले लिए गए फैसले को बताया ऐतिहासिक। सभी वर्ग के लिए एक समान है कानून। उत्तराखंड में धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री। मंदिर समिति ने की बड़ी तैयारी, सरकार से भी मिली सहमति। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई बैठक। 2027 पर हुई नेताओं की चर्चा। मिल रहे उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा के संकेत। और सत्ता के नशे में चूर बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा का वीडियो वायरल। सरकारी कार्यक्रम में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पोस्टर से गायब थी नेताजी की तस्वीर। भरी सभा में अधिकारियों पर भड़क गए विधायक जी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून में समान नागरिक संहिता के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने सरकार के 1 साल पहले लिए गए फैसले को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूसीसी के लागू होने से सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोगों को समान अधिकार के तहत लाभ मिल रहा है। सीएम ने यूसीसी की कमेटी में शामिल लोगों का भी आभार जताया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए गृह विभाग के विशेष सचिव निवेदिता कुकरेती ने भी कानून की तारीफ की। देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून। देखिए, यूसीसी जो है समरसता और समानता की बात करती है, समानता से समरसता की बात करती है। इसमें महिलाओं के लिए और आसानी जो है की गई है। महिलाओं को समान अधिकार जो हैं दिए गए हैं, जहाँ तक कि प्रॉपर्टी का मैटर है। इसी के साथ साथ जो बच्चे किसी भी रिलेशनशिप से पैदा हों, उनको भी जो है समान अधिकार दिया गया है। उत्तराखंड के मंदिरों में गैर की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। चारधाम हो या फिर बीकेटीसी के अंडर आने वाले मंदिर, गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलेगी। इसे लेकर जल्द ही आदेश भी जारी हो जाएगा। बीकेटीसी के इस कदम को जहां बीजेपी जनभावना की मांग बता रही है, तो वहीं कई लोग बेचैन दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चारधाम में गैर हिंदुओं की नो एंट्री। मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन। धामी ने उड़ाया किसका चैन। उत्तराखंड के चारधाम समेत बीकेटीसी के अंडर आने वाले मंदिरों में गैर हिंदू एंट्री नहीं ले पाएंगे। गंगा घाट में गैर हिंदुओं की नो एंट्री के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति भी उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके लिए मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में अंतिम मुहर लगाई जाएगी, जिसे लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है। केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंध रहा है, लेकिन गैर बीजेपी सरकारों के समय परंपराओं का उल्लंघन होता रहा है। इसके लिए विधिवत अनुपालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए बीकेटीसी जल्द कदम उठा रही है। देखिए, जहाँ तक गैर हिंदुओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश की बात है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक सनातन परंपराओं का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश का प्रश्न नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का है। आदि शंकराचार्य जी इस पूरी व्यवस्था को बना के गए थे और ये आदिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है। उसी का पालन हम लोग कर रहे हैं और समय समय पर लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे इस तरह के जो बड़े धाम हैं, इन स्थलों पर जो है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश जो है कि वर्जित होना चाहिए। और हमारे जो हक हकूकदारी हैं, हमारे जो केदार सभा है, हमारी डिम्बर पंचायत है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, स्थानीय हक हकूकदारी हो, सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर कहा कि हमारा पहले से स्पष्ट मत है। पौराणिक और धार्मिक स्थलों के संचालक और देखरेख करने वाले लोगों का जो मत होगा उस राह में सरकार आगे बढ़ेगी। पौराणिक मंदिरों और स्थान में पूर्व से ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर कानून बने हुए हैं। सरकार उनका अध्ययन कर रही है, जल्द फैसला लिया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी फैसले का समर्थन करते हुए इसकी सराहना की है। बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूँकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। काम अध्ययन में हम नहीं जा सकते हैं तो हमारे जो सरकार के, चाहे अयोध्या हो चाहे हमारे चार धाम हो, तो वहाँ भी इसी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य धर्म के लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने जो उसका वो किया, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। जो भी हमारे सनातन धर्म के मानबिंदु हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसमें हर व्यक्ति का ये नैतिक धर्म है, दायित्व है कि वो सब धर्मों का सम्मान करे, लेकिन पूजन पद्धति अपनी सबकी अलग अलग है। इसलिए सनातन धर्म के जो मंदिर हैं, सनातन धर्म के जो भी हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, उनमें तो सनातन धर्मावलंबी का ही प्रवेश उचित रहेगा। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीकेटीसी को ये बताना चाहिए कि गुफा की खोज किसने की थी, वो कौन से धर्म का था और जो खच्चर और घोड़े ले जाकर सेवा दे रहे हैं वो कौन से धर्म के हैं, व्यवस्था करके वहां तक ले जाते हैं वो कौन लोग हैं। तो इस देश में जो प्रेम और भाईचारा है उसे तोड़ने की कोशिश ना की जाए। व्यक्ति को अपनी हद पता है, हर व्यक्ति को पता है कि उसको कहां तक जाना है और उसकी क्या सीमाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों को ये बताना होगा कि इस राष्ट्र में संविधान का शासन है या किसी हिटलर का शासन है, ये उनको खुलकर बताना होगा कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के द्वारा दिए गए प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी सबकी, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो स्टेटमेंट देने से पहले उनको बताना होगा और सरकारों ने उनके इन स्टेटमेंट्स पे क्या एक्शन लिया ये भी उनको बताना होगा, क्योंकि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकारों की। और जब ओथ ली जाती है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक इस बात की बात करते हैं कि राष्ट्र और राष्ट्र के संविधान की रक्षा करेंगे, तो क्या वो अपनी कसम को पूरा कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न। बीते कई सालों से उत्तराखंड के साधु संतों के साथ मंदिरों और धार्मिक स्थलों की समितियों के अध्यक्ष ये मांग कर रहे हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। इतना ही नहीं, बीते साल केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल भी गैर हिंदू के आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अधिकतम बद्रीनाथ और केदारनाथ में घोड़े खच्चर संचालकों के साथ साथ बद्री केदार में मास्टर प्लान में काम कर रहे अधिकतम मजदूर गैर हिंदू हैं। सरकार को ये भी अध्ययन करना चाहिए कि अगर ये फैसला लिया जाता है तो इससे पर्यटक दृष्टि से कितना नुकसान उत्तराखंड को पहुंचेगा। हालांकि श्रद्धा के अनुसार देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक फैसला सरकार के द्वारा हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चल रहे अभियान पर सरकार का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि अभियान पूरी तरह से संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं अतिक्रमण की जानकारी है तो उसे प्रशासन और संबंधित विभागों को दें ताकि विधि के अनुसार कार्रवाई हो सके। बता दें कि रविवार को मसूरी से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने निजी जमीन पर बनी मजार को किया था। कानून के तहत सभी कार्रवाइयां हो रही हैं और कानून सबके लिए एक समान है। सभी को आकर अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण है, कोई किसी प्रकार की चीज़ है तो सबको बताना चाहिए, बताएं, कानून को अपनी जानकारी दें, प्रशासन के लोगों को जानकारी दें। और हमने जो भी अतिक्रमण हटाने का जो अभियान किया है वो विधि के अनुसार किया है। भारत की जो व्यवस्था है
राज्य की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक मशीनरी है, उसके अनुसार ही काम होते हैं और कहीं पर भी जो है बिना विधि के और बिना किसी कानून के कोई काम अभी तक जो भी हटाने का हुआ है अतिक्रमण को नहीं किया गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के मेयर ने सीएम धामी को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी उत्तराखंड बीजेपी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता दीपक बाली ने दावा किया है कि 2022 में पुष्कर सिंह धामी हारे नहीं थे बल्कि हराए गए थे, यानी कि सीएम धामी के खिलाफ साजिश रची गई थी और वो साजिशकर्ता आज भी बीजेपी में है। यदि दीपक बाली के बयान को सच मान लिया जाए तो क्या 2027 में वो फिर से सीएम धामी की पीठ पर खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है? देखिए रिपोर्ट। सीएम धामी के खिलाफ बड़ी साजिश, बीजेपी के मेयर का बड़ा खुलासा। 2022 में धामी चुनाव हारे नहीं, हराया गया था। सवालों के घेरे में पूरी उत्तराखंड बीजेपी के मेयर और उत्तराखंड के सीएम धामी के करीबी दीपक बाली ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी उत्तराखंड बीजेपी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पहले आप ये बयान सुनिए। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे खटीमा से, उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है। उस दिन के चलते हुए अवरोध पैदा करने वाले उन गिरोहों के लोगों के प्रपंच आज तक जारी हैं। सुना आपने, बीजेपी के मेयर साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव सीएम धामी हारे नहीं थे बल्कि उन्हें हराया गया था, यानी कि पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ साजिश रची गई थी और जिसने ये साजिश रची वो आज भी बीजेपी में है। यदि दीपक बाली के बयान पर यकीन करें तो सीएम धामी को धोखा देकर उन्हें उनकी सुरक्षित सीट से ही हराने की पूरी प्लानिंग की गई थी। पार्टी में ही रहते हुए किसी अपने ने सीएम धामी की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। कहना चाहिए कि इस बाल्यकाल से युवावस्था की तरफ बढ़ रहे प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में दे दी। यह विश्वास था उस पार्टी संगठन का, लेकिन यह भरोसा और विश्वास उनको रास नहीं आया और ऐसे लोगों ने एक कहना चाहिए कि एक गिरोह के रूप में सक्रिय रूप से ऐसे काम करने शुरू कर दिया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं है, वो विपक्ष के लोग हैं और लगातार उनके ऊपर आरोपों और प्रहारों का एक ऐसा सिलसिला जारी किया ये जो आज तक जारी है। अब दीपक बाली कितना सच बोल रहे हैं ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी बातों पर इसलिए यकीन किया जा सकता है क्योंकि जिस चुनाव की बात कर रहे हैं दीपक बाली, उस दौरान वो खुद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और विरोधी खेमे में क्या चल रहा है, कौन सी साजिश रची जा रही है, इसकी जानकारी अपनों से बेहतर दूसरों के पास होती है। हालांकि निकाय चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता और काशीपुर से बीजेपी के मेयर बने और दीपक बाली सीएम धामी के करीबी भी माने जाते हैं, फिर तो उनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन है जो पार्टी में अपना बनकर बैठा है लेकिन काम विरोधियों जैसा कर रहा है। तो सियासी जानकार मानते हैं कि इन दिनों एक ऐसा नेता जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी है और उधम सिंह नगर में बीजेपी को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। दीपक बाली का इशारा उसी नेता की तरफ हो सकता है। बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की। अरविंद पांडे इन दिनों अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। कभी अपनों पर सवाल तो कभी शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनों पर दबाव बनाना बताता है कि 2027 में चुनाव उधम सिंह नगर से बेहद कठिन हो सकता है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के मेयर दीपक बाली जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि सीएम धामी को 2022 में चुनाव हराया गया था और आज भी वो शख्स पार्टी में है, तो क्या माना जाए 2027 में क्या फिर से सीएम धामी के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी की जा रही है? देखिए, जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, बेशक उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खटीमा से हरा दिया, लेकिन चंपावत की जनता ने उन्हें अपने दिलों में जगह दी और एक भारी विजय के साथ जो है उन्हें पुनः उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। विपक्षी अन्य लोग जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें, 2027 में पुनः पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और
मैं जानता हूं कि षड्यंत्र करने वाले वो लोग हैं जिन्हें यूसीसी से दिक्कत है, षड्यंत्र करने वाले वो लोग हैं जो नकल विरोधी कानून से परेशान हैं, षड्यंत्र करने वाले वो लोग हैं जो थूक जिहाद से, लैंड जिहाद से, जिनका कहीं ना कहीं सरोकार जुड़ा हुआ था, और धाकड़ धामी का बुलडोजर इन सब लोगों के खिलाफ गरज रहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या 2027 चुनाव में धामी खटीमा में वापसी करेंगे या फिर चंपावत से ही चुनाव लड़ेंगे, और उन्हें हराने का साजिश करता क्या फिर से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा, या फिर बीजेपी मेयर के खुलासे के बाद बीजेपी संगठन मामले को संभालता नजर आएगा। और हाँ, अगर दीपक वाली के दावों में सच्चाई है तो सीएम धामी को भी अपने आसपास वाले नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 2022 में अपनों ने ही सीएम धामी के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में इस कदर चूर है कि उन्हें अपने स्वागत में जरा सी भी कमी मंजूर नहीं। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक कार्यक्रम में विधायक जी पहुंचे, लेकिन पोस्टर से उनकी तस्वीर ही गायब थी। फिर क्या शुरू हो गया विधायक शिव अरोड़ा का हाई वोल्टेज ड्रामा। देखिए रिपोर्ट। जब मेरी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं और फोटो नहीं लगेगा, इतनी अगर नहीं हो सके तो बंद करा लो कार्यक्रम ऐसे, बंद करा लो कार्यक्रम ऐसे, बंद करा लो कार्यक्रम ऐसे। सत्ता के नशे में चूर विधायक शिव अरोड़ा, कार्यक्रम में शिव अरोड़ा का हाई वोल्टेज ड्रामा, पोस्टर से नेताजी की तस्वीर गायब, भड़क गए साहब। हद हो गई विधायक जी, बस तस्वीर ही तो गायब थी। इन दिनों बीजेपी के नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा खूब देखने को मिल रहा है। सत्ता का नशा कहिए या फिर कुर्सी की हनक, नेताओं को अपने स्वागत में जरा सी भी गुस्ताखी मंजूर नहीं। अब रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा को ही देख लीजिए, पहुंचे थे जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में, और विधायक जी की नजर जैसे ही पोस्टर पर पहुंची तो वो आग बबूला हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। जब मेरी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं और फोटो नहीं लगेगा, फिर फोटो किसी का नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री को होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं हटेगा यहाँ से। दरअसल कार्यक्रम में लगे पोस्टर से विधायक जी की तस्वीर गायब थी, जो उन्हें नगवारा गुजरी और भड़क गए नेताजी। भरे कार्यक्रम में तिल मिलाते हुए प्रोग्राम को ही कैंसिल करने की धमकी देने लगे। ऐसा नहीं चलेगा। बड़ी चल जाएगी, इसे मैनेज कर लो 15 मिनट में। डीएम साहब से बात करें, डीएम सीडीओ से बात करें, सीडीओ करो। इतनी अगर नहीं हो सके तो बंद करा लो कार्यक्रम ऐसे, बंद करा लो कार्यक्रम ऐसे, बंद करा लो कार्यक्रम ऐसे, बंद करा लो कार्यक्रम ऐसे। मैसेज खराब कराने के लिए क्या हो गया? ये क्यों ये प्रोटोकॉल है। जब मेरी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं और फोटो नहीं लगेगा, फिर फोटो किसी का नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री को होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं हटेगा यहाँ से, हटेगा यहाँ से। ना विधायक जी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा बताता है कि जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है तब हाल क्या होता है। लेकिन शायद विधायक शिव अरोड़ा ये भूल गए कि जिस कार्यक्रम को कैंसिल कराने की वो धमकी दे रहे हैं, उस कार्यक्रम का पैसा भी जनता की जेब से ही आता है। विधायक की कुर्सी पर बैठकर जो वो मोटी सैलरी ले रहे हैं, वो भी जनता की जेब से ही आता है। आज जनता पूछ रही है कि जिस प्रोग्राम को जनता के पैसों से आयोजित करवाया जा रहा है, आखिर उसे कैंसिल कराने का अधिकार विधायक को किसने दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि विधायक जी सरकारी कार्यक्रम को कैंसिल कराने की धमकी सिर्फ इसलिए देते नजर आए क्योंकि उस कार्यक्रम में लगे पोस्टर से विधायक शिव अरोड़ा की तस्वीर गायब थी। अब तो हद ही हो गई विधायक जी, ऐसा कौन सा बड़ा पाप हो गया, जनता से ज्यादा जरूरी क्या आपकी तस्वीर हो गई। कमाल करते हैं विधायक जी, पोस्टर से बस तस्वीर ही तो गायब थी, फिर इतनी सी बात पर इतना बखेड़ा क्यों। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान मिलने जा रहा है। ये पल समूचे उत्तराखंड के लिए खुशी और गौरव भरा है। उत्तराखंड के छोटे से गांव से अपना सफर शुरू करने वाले भगत दा का पद्म भूषण तक पहुंचने का सफर कैसा रहा, बताते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को देश का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिलने जा रहा है। उनको ये सम्मान न केवल एक राजनेता बल्कि एक शिक्षक, पत्रकार और कुशल प्रशासक के बहुआयामी व्यक्तित्व को मिला है।
ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार ने भगत सिंह कोश्यारी के उस अनुभव को सम्मान दिया है जिसने हिमालयी राज्यों की राजनीति और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी का व्यक्तित्व सादा जीवन, उच्च विचार का जीवंत उदाहरण है। बागेश्वर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर लोक भवन तक पहुंचने के बावजूद उनकी वेशभूषा, पारंपरिक टोपी, धोती कुर्ता और बोली में हमेशा पहाड़ की जड़ें दिखती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक के रूप में जीवन शुरू करने वाले इस लोकतंत्र सेनानी ने आपातकाल के दौरान जेल यात्रा की। वो केवल राजनेता ही नहीं बल्कि पत्रकार के रूप में भी काफी सक्रिय रहे। साथ ही उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। कोश्यारी का योगदान केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने समाज और राज्य निर्माण में अहम भूमिका भी निभाई। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका रही। आरएसएस से जुड़े रहे भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी उनकी प्रभावशाली भूमिका रही है। भगत सिंह कोश्यारी का राजनीतिक जीवन संघ की विचारधारा से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। संगठनात्मक अनुभव और वैचारिक प्रतिबद्धता के चलते उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। बाद में वो राज्य की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय जिम्मेदारियों तक पहुंचे। साल 1989 का लोकसभा चुनाव भगत सिंह कोश्यारी के राजनीतिक जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ माना जाता है। 47 साल के कोश्यारी ने अल्मोड़ा संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इससे पहले 1980 और 1984 में बीजेपी को लगातार हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी के कई दिग्गज क्षेत्र छोड़ चुके थे। ऐसे में कांग्रेस के मजबूत नेता और लगातार 2 बार के सांसद हरीश रावत के खिलाफ कोश्यारी को मैदान में उतारा गया। 1989 में देश भर में कांग्रेस विरोधी माहौल चल रहा था, जिससे बीजेपी को जीत की उम्मीद थी। कुल 3,72,000 मतदाताओं ने मतदान किया था, लेकिन परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले रहे। भगत सिंह कोश्यारी को केवल 9.32% यानी 34,768 वोट मिले। इतने वोट पाकर वो तीसरे स्थान पर रहे। इस हार से निराश होकर भगत सिंह कोश्यारी ने 1991 के लोकसभा चुनाव में टिकट की दौड़ से खुद को अलग कर लिया। 1989 की हार के बाद भगत सिंह कोश्यारी को लोकसभा पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। पूरे 25 साल बाद 72 साल की उम्र में 2014 में मोदी लहर के दौरान नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे। ये जीत उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष और धैर्य का प्रतीक बनी। बता दें कि पद्म भूषण सम्मान के साथ भगत सिंह कोश्यारी की राजनीतिक यात्रा और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। संगठन, सरकार और संवैधानिक पदों पर रहते हुए उनकी भूमिका अब देश के इतिहास में सम्मान के साथ दर्ज हो गई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी दुखद खबर भी सामने आई। बता दें कि टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक बलबीर सिंह नेगी का राजधानी देहरादून स्थित कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। बलबीर सिंह नेगी घनसाली विधानसभा के 2 बार के विधायक थे। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने भी यूजीसी में हुए बदलाव पर केंद्र सरकार को घेरा है। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि लोगों में यूजीसी बिल को लेकर कई शंकाएं हैं। छात्रों को लग रहा है कि ये बिल उन पर थोपा जा रहा है। सरकार उनके उत्पीड़न का रास्ता खोल रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो स्थिति साफ करे, सभी को संविधान के अनुसार अपने अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दे। देखिए, यूजीसी को लेकर के जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल जो है खड़ा हो गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सरकार आखिर किस लिए यूजीसी का बिल लेकर के आएगी, कैसे जो है इसको और क्यों इसको जनता के ऊपर थोपा गया है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी आप देखिए कि यूजीसी में जिस तरीके से आप जो है छात्रों के उत्पीड़न का रास्ता खोल रहे हैं। राजधानी देहरादून पहुंची समाजवादी पार्टी उत्तराखंड कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र शुभम गिरी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्र शुभम गिरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही है। कार्यकर्ता प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी की रीति नीति से रूबरू करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है।
तो रामानुज जी, जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो हम पर्यावरण संरक्षण, गंगा जी का स्वच्छ गंगा जी और जो खंडित प्रतिमा घाटों में पड़ी है, मैं धार्मिक नगरी हरिद्वार से आता हूं, कुंभ नगरी में, और आप देखिए कुंभ नगरी में इतने गड्ढे पड़ रखे हैं, अभी भी रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है, अभी भी लोग गिर रहे हैं। तो 2027 में हम खाता भी खोलेंगे और सरकार में शामिल भी होने का पूरा कोशिश करेंगे। रुद्रपुर के कोतवाली परिसर में पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने पूर्व बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ धरना दिया और पुलिस प्रशासन पर भी हिला हवाली का आरोप लगाया। दरअसल ये मामला कथित ऑडियो से जुड़ा हुआ है। पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा की माने तो 1 साल पहले ये ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनके और उनके पति को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। मीना शर्मा ने बताया कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। महिलाओं को जब तक न्याय और सम्मान नहीं मिल जाएगा और इसमें जांच नहीं हो जाएगी कि दोषी व्यक्ति कौन है, हो सकता है कि राजकुमार ठुकराल दोषी हो ही ना, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ना हो दोषी, किसी ने उनको फंसाने का काम किया हो, षड्यंत्र किया हो, उनकी वॉइस सैंपलिंग हो जाए और वो अगर ये मान लेते हैं कि हाँ ये AI और डीफेक का ये वीडियो नहीं है, ये अभी तक तो उनको माफी, अगर उन्होंने गलती की है तो मांग लेनी चाहिए थी। भगत सिंह चौक में आप सब प्रेस को बुलाते और कहते कि बहन मैंने गलती करी, उस समय मैं बोल गया हूँ, मुझे माफ करो। ये मीना शर्मा वो व्यक्ति है कि माफ कर सकती थी। रुद्रपुर के आनंद खेड़ा नंबर 1 में जिला पंचायत निधि से तैयार हुई सड़क का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुखदेव हलदार ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में और बेहतर कार्य होंगे। आज बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज के दिन चुनाव के समय जो भी मेरे वादे थे, जो इस गांव के लिए जो मेरा प्रथम वादा था कि कई सालों से यहाँ पे हर प्रत्येक वर्ष महानाम संकीर्तन होता है और इस कार्यक्रम के दौरान जो भी दिक्कतें थी, इस सड़क को जो है नीचा होने की वजह से गांव वालों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो मेरे चुनाव के दौरान सबसे पहला काम जो है, इसी काम के लिए पूरे गांव वालों ने बोला था मुझे, और आज परमात्मा के आशीर्वाद से और पूरे गांव वालों की गरिमामय उपस्थिति में आज उस काम का शुभारंभ हुआ। अल्मोड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाजपुर जा रहे नशा तस्करों को दबोचा है। मामले का खुलासा करते हुए थाना अध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि आरोपी के पास से करीब 2 लाख से अधिक कीमत का गांजा बरामद किया गया। बता दें कि आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पूरा हुआ UCC का 1 साल, प्रदेश भर में मनाया गया समान नागरिक संहिता दिवस। सीएम धामी ने 1 साल पहले लिए गए फैसले को बताया ऐतिहासिक, सभी वर्ग के लिए एक समान है कानून। उत्तराखंड में धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री, मंदिर समिति ने की बड़ी तैयारी, सरकार से भी मिली सहमति। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई बैठक। 2027 पर हुई नेताओं की चर्चा, मिल रहे उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा के संकेत। और सत्ता के नशे में चूर बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा का वीडियो वायरल, सरकारी कार्यक्रम में किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पोस्टर से गायब थी नेताजी की तस्वीर, भरी सभा में अधिकारियों पर भड़क गए विधायक जी।